नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल ज्ञानशाला एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन को दरकिनार करने की तैयारी हो रही है। हम इस वीडियो में यह समझेंगे कि क्या यह संभव और इसमें भारत की क्या भूमिका हो सकती है। पहले तो हम यह समझेंगे कि आखिर यह खबर चर्चा में क्यों रही। बात यह है कि जापान ने अपनी देश की कंपनी जो चाइना से अपने मैन्युफैक्चरिंग हब को शिफ्ट करना चाह रही हैं, भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में उनको इंसेंटिव्स देने की बात की है। ठीक है। In the conjunction with the second round of the application, which began on September 3, projects that will contribute to the resilience of the ASEAN-Japan supply chain were added to the list, assuming relocation plan to India and Bangladesh। यानी कि इंडिया और बांग्लादेश जैसे देशों में जो रीअलोकेट इंडिया तथा बांग्लादेश जैसे देशों में शिफ्ट करने के लिए जो कंपनीज आवेदन की हैं उसको इंसेंटिव्स देने की बात की है सेकेंड राउंड में, क्योंकि पहले राउंड में ऐसी 30 कंपनियों को पहले ही जापान की सरकार ने अप्रूवल दे दिया है जो चाइना से अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को वियतनाम तथा लाओस जैसे देशों में शिफ्ट करना चाह रहे थे। अब ये समझते हैं कि आखिर क्यों चाइना से ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पूरी दुनिया अपने शिफ्ट क्यों करना चाह रही है, चाइना को सप्लाई चेन से क्यों बाहर करना चाह रही हैं। पहले तो ये समझते हैं चाइना इतना बड़ा सप्लाई चेन में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता कैसे है, क्योंकि 80 के दशक में ही बहुत सी कंपनियों ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में लगाए। क्यों? क्योंकि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करनी बहुत सस्ती थी, बहुत चीप थी। क्यों? वहां पे उस वक्त लेबर बहुत सस्ता था और उन्होंने इतने इंसेंटिव्स भी दिए थे, टैक्स के रूप में हो चाहे इकोनॉमिक जोन के रूप में, जिसकी वजह से कंपनियों को वहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाना सस्ता पड़ता था। और यही रीजन था कि दुनिया भर की एमएनसीज ने वहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाए। और आज स्थिति ये है कि दुनिया भर में जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें वन थर्ड चाइना में बनते हैं। आप समझ ही सकते हैं चाइना का विश्व की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में क्या भूमिका है। अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों पूरी दुनिया ग्लोबल सप्लाई चेन में से चाइना को निकालने की मुहिम चला रही। पहला रीजन समझते हैं। पहला रीजन ट्रेड वॉर। आप जान ही रहे हैं कि यूएस और चाइना में कुछ समय से ट्रेड वॉर लगातार चलता रहा है। इसका एक रीजन तो यूएस का चाइना के परिप्रेक्ष्य में व्यापार घाटा है, ट्रेड डिफिसिट। ये लगभग $400 बिलियन का है। यानी कि यूएस जो इंपोर्ट करता है लगभग 500 बिलियन अमेरिकन डॉलर का सामान इंपोर्ट करता है, तो वहीं मात्र 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर का सामान ही एक्सपोर्ट करता है। इस वजह से जो व्यापार घाटा है इन दोनों देशों के बीच में लगभग 400 बिलियन का है। ये बहुत बड़ा व्यापार घाटा है। दूसरा, यूएस चाइना पे अपने प्रोडक्ट्स के कॉपी किए जाने या रिवर्स इंजीनियरिंग का भी चाइना पे आरोप लगाता है, क्योंकि चाइना में कोई प्रोडक्ट बनता है तो चाइना उसकी कॉपी करने में बहुत आगे रहता है। ठीक है, तो ये जो है ये भी यूएस को चिंता में, ये जो स्थिति है, जो ये चाइना की प्रैक्टिसेस हैं, ये भी यूएस को चिंता में डालती हैं। साथ ही यूएस ये भी कहता है कि चाइना में अनफेयर कंपटीशन होता है। चाइना अपने देश की कंपनियों के लिए आजकल अनफेयर कंपटीशन की बात करता है, क्योंकि चाइना अपने देश की कंपनियों के लिए टैक्स रूल्स बहुत ही आसान कर देता है, जिसकी वजह से अब यूएस या बाहर के देश की कंपनियां वहां पर अपने को बेहतर स्थिति में नहीं पाती हैं। साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सीज अभी देखने को हमें मिली थी चाइना के परिप्रेक्ष्य में, वो ये था कि यूएस एक्यूज्ड हुआई फॉर स्पाइंग अमेरिकन कम्युनिकेशन नेटवर्क, और इस आधार पे हुआई को उन्होंने अपने यहाँ बैन भी कर दिया, क्योंकि यूएस का मानना है कि हुआई जैसी जो कंपनियां हैं चाइना की, वो वस्तुतः स्पाइंग करने के लिए अमेरिका जैसे देशों में अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क को फैला रही हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा, और यही रीजन अभी भारत ने भी अभी हाल में चाइना के 118 जो चाइनीज एप्स पर जो बैन लगाया, उसमें भारत का यही कहना था कि चाइना इन एप्स के माध्यम से भारतीय नागरिकों पर नजर रख सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ये किसी भी देश की सुरक्षा में सेंध लगाने जैसा, और जो चीज बिल्कुल किसी भी देश को नागवार गुजरेगी, और ऐसे में चाइना के प्रति गुस्सा स्वाभाविक। प्रमुख कारण, दुनिया के देश यह समझ गए हैं कि किसी भी एक देश पर सप्लाई चेन के मामले पर में डिपेंडेंसी ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर अगर कोई आपात स्थिति बन जाती है तो अत्यंत संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि हमने कोविड वाले केस में देखा था, हुआ ये कि ज्यादातर देशों में जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट्स हैं, वो उनका चाइना से ही इंपोर्ट होता था, और
कोविड के समय में चाइना से ये सप्लाई रुक गई तो अधिकतर देश में मेडिकल इक्विपमेंट्स के मामले में अत्यंत संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो देशों ने ये भी समझ लिया कि किसी एक देश पर हम पूर्णतः निर्भर नहीं हो सकते। तीसरा कारण है कि चाइना में लगातार लेबर कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। याद करिए कि चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने का पहला महत्वपूर्ण कारण ही यही था कि वहां पर लेबर कॉस्ट बहुत कम थी, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का कॉस्ट बहुत कम हो जाता था। ठीक है, लेकिन अब यह स्थिति नहीं रही है। पहले जहां पे 140 से $150 पर ईयर वर्कर को पेड किया जाता था, वहीं पर अब ये लगभग ये जो हो गया है, इस वर्कर को पेड किए जाने का वेज ये लगभग $14,000 हो गया। देख रहे हैं, लगभग 100 गुना बढ़ जाना जो लेबर कॉस्ट है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि अब चाइना से कंपनियां शिफ्ट कर रही हैं। जो एक अन्य महत्वपूर्ण कारण जो हम लोग हाल के दिनों में देखते रहे वो चाइना का एग्रेसिवनेस। चाइना क्योंकि दुनिया की अब सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, यानी कि उसके पास पर्याप्त पैसा है और इस आधार पे वो अपने मिलिट्री पावर का शो ऑफ कर रहा है। हाल के दिनों में हमने देखा हो, चाहे साउथ चाइना सी की बात हो, जहां पे वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनोई तथा फिलीपींस जैसे देश चाइना से परेशान है, तो लद्दाख, अभी हाल में हमने लद्दाख रीजन में जो स्टैंड ऑफ इंडिया के साथ चल रहा है वो तो हमने देखा ही। फिलहाल लद्दाख में भारत के साथ जो स्टैंड ऑफ चल रहा है वो तो किसी से छुपा ही नहीं और लगभग युद्ध जैसी स्थिति आज बनी हुई है दोस्तों। तो ऐसे में जो चाइना का एग्रेसिवनेस है ये सभी देशों को बहुत अखर रहा है। साथ ही चाइना के साथ एक और समस्या, ये अन्य देशों को अपने डेट ट्रैप में भी फंसाता है। तो इसलिए भी अन्य देश अब इसके साथ व्यापार करने के लिए बहुत इच्छुक नहीं दिखते हैं। तो यही सब कारण है कि चाइना को अगले 20 सालों में ग्लोबल सप्लाई चेन से निकालने की मुहिम सी चला रखी है देशों ने। और ऐसे में भारत के पास नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की अपॉर्चुनिटी है। आइए अब यह देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या कारण है कि जिससे भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है और ग्लोबल सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पहला, यहाँ पे लो लेबर कॉस्ट है। हमने देखा था कि चाइना में लेबर कॉस्ट बढ़ना ही वहां से शिफ्टिंग का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। इसीलिए जो चाइना से वियतनाम में जो कंपनियां शिफ्ट हुई हैं उसका सबसे प्रमुख कारण है कि वियतनाम में लेबर कॉस्ट कम है। वैसे ही भारत में लेबर कॉस्ट कम है। दूसरा, भारत में लो टैक्सेस हैं। हाल में कुछ दिनों पहले जब सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्सेस को 30 से 22% कर दिया है, तो ये इसके बाद से भारत दक्षिण एशिया में सबसे कम कॉर्पोरेट टैक्स लेने वाले देशों में से आ गया है। और वहीं नई यूनिट्स यानी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए टैक्स मात्र 15% है, जो पहले 20% था। तो भारत में लो टैक्सेस हैं। ये भी वजह है जिसकी वजह से कंपनियां हैं शिफ्ट करना चाह रही हैं। तीसरी चीज, यहाँ जीएसटी आने की वजह से बहुत कंपनियों में कंफ्यूजन कम हुआ है और टैक्स कलेक्शन और टैक्स देना बहुत इजी हो गया, जिसकी वजह से कंपनियां अब भारत को प्रेफर कर रही हैं। अन्य एक महत्वपूर्ण कारण है कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। ऐसे में होता क्या, कंपनियां भारत में प्रोडक्शन करके भारत में उसे बेच भी सकती हैं, ये भी स्थिति बनती है। ठीक है, अगला एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि भारत में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी होने की वजह से भारत में फेयर रूल्स होने की बहुत संभावना रहती है। साथ ही अगर कंपनियों को कभी अनफेयरनेस लगती है तो वो भारत के न्यायालय में जाकर भारत की सरकार या भारत की दूसरी कंपनियों को चुनौती भी दे सकते हैं और कंपनियों के पक्ष में निर्णय हुए हैं। ये पिछला इतिहास इस बात का गवाह भी है। साथ ही डेमोक्रेसी होने से कुछ छिपे हुए रूल्स नहीं होते और ये भी कंपनियों के लिए बेहतर स्थिति होती है, क्योंकि चाइना के मामले में ऐसा नहीं होता। कुछ छुपे हुए रूल्स होते हैं जो कंपनीज को बाद में पता चलते हैं, तो भारत के पक्ष में ये भी बात जाती है। तीसरा, भारत का जो ग्रोथ रेट रहा है पास्ट ईयर में, ये भी बड़ा ही इफेक्टिव रहा है। इसलिए भी कंपनियां यहाँ, अभी हाल में भारत का ग्रोथ रेट कम हुआ है, उसके पीछे तो आप जान ही रहे हैं, कोविड बहुत महत्वपूर्ण कारण है। तो लेकिन ओवरऑल भारत का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा रहा है पिछले सालों में और अगले कुछ सालों, अगले दशकों में भी भारत का ग्रोथ रेट बहुत अच्छे रहने की संभावना है। ऐसे में कंपनियां भारत आना चाह रही हैं। अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि अन्य देशों से भारत के रिश्ते बहुत दोस्ताना रहे हैं, जो एक अन्य कारण है कि कंपनियां भारत आना चाह रही हैं या भारत आ सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत एक अगला मैन्युफैक्चरिंग हब हो सकता है अगर भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को या इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जो स्थिति है उसे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और बेहतर अगर प्रदर्शन करे, तो वो कोई कारण नहीं है कि भारत अगला मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं हो सकता। तो इसी के साथ दोस्तों
इस विषय को हम समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि इस विषय के संबंध में आपकी समझ बेहतर हुई होगी। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।